यह गर्मियों के उन दुर्लभ दिनों में से एक था जब सूरज अपनी पूरी चमक के साथ नहीं चमकता था। नीला आकाश और सुबह की हवा ताजगी दे रही थी। हेलीकॉप्टर की आवाज आसपास की खामोशी को तोड़ने के लिए काफी थी। इस चित्र परिपूर्ण परिदृश्य में हेलीकॉप्टर में एक आदमी बेहोश और बेखबर पड़ा हुआ था। 4 हृष्ट-पुष्ट बंदूकधारियों ने उस पर नजरें गड़ा दी थीं, मानो वे अनंत काल से उस आदमी की आंखें खुलने का इंतजार कर रहे हों। उस आदमी का चेहरा सफेद रंग से रंगा हुआ था और उसकी दाढ़ी और मूछें असमान रूप से बढ़ी हुई थीं। उनके लंबे, काले, बिखरे हुए बाल उनके रहस्यमयी लुक में 4 चांद लगा रहे थे। 40 साल के व्यक्ति के लिए वह काफी युवा लग रहा था। उसका चेहरा अलौकिक रूप से नक्काशीदार था। उसकी त्वचा इतनी साफ और चमकदार थी कि इससे उसके चारों ओर सुंदरता की आभा बन गई थी। हेलीकॉप्टर के धक्के की आवाज से उनके शरीर में हरकत के संकेत दिखे और कभी-कभी जब वह हिलता था तो उसका शरीर राख को हवा में बहा देता था। उसकी बेहोशी ने उसके आसपास के लोगों को यह सोचने से नहीं रोका कि वह कौन था। इस आदमी ने उसे देखने वाले हर किसी में उत्सुकता और विस्मय जगाया। पायलट ने घोषणा की, 11.6755 डिग्री उत्तर, 92.7626 डिग्री पूर्व, 3 मिनट में रॉस द्वीप पर उतरना। पोर्ट से लगभग 2 किमी पूर्व में रॉस द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भूमि का सबसे सुंदर टुकड़ा है। ब्लेयर इसने दुर्लभ लेकिन महत्वपूर्ण प्रजातियों की विरासत के साथ प्रकृति के बेहतरीन उपहारों की शांति लेने के लिए प्रेरित किया। द्वीप को एक गुंबद के आकार की उच्च तकनीक सुविधा से सजाया गया था। पूरी तरह से अलग भूमि पर अनुसंधान के उद्देश्य से निर्मित यह शानदार संरचना सबसे बड़े संशयवादियों को भी आश्चर्यचकित कर सकती है। नवीनतम तकनीक से सुसज्जित सुविधा में अत्याधुनिक तटीय और समुद्री निगरानी प्रणालियां हैं। केवल कांच का उपयोग करके निर्मित इस सुविधा में सतह प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग किया गया है। जो भी स्क्रीन छूता वह उनसे इस तरह बात करने लगता जैसे वह किसी उन्नत प्रजाति का हिस्सा हो, जिससे उनके आसपास का तापमान और वायुमंडलीय दबाव बदल जाता है, जिससे जीवन अकल्पनीय तरीके से आसान हो जाता है। इन पहलुओं में यह जितना शानदार था, सुरक्षा के मामले में यह और भी अधिक था। मेहराबदार छत के प्रत्येक कोने में मोशन सेंसर कैमरे लगाए गए थे। गुंबद के अंदर कभी कोई अकेला नहीं था। लोग जहां भी गए, एक डिजिटल आंख उनके साथ रही। स्वेच्छा से सेवानिवृत्त भारतीय सेना के पूर्व ब्रिगेडियर वीरभद्र अपने स्टेशन से निकले और सीधे गुंबद की लॉबी की ओर चल दिए। जैसे ही वह अंदर गया, उसने बंदी को 4 सशस्त्र गार्डों से घिरा देखा। वे उसके हथकड़ी और आंखों पर पट्टी बांधे अचेतन शरीर को गलियारे में घसीट रहे थे। उसके नंगे पैर फर्श पर राख के निशान छोड़ते रहे। वह मैन है, वीरभद्र ने सोचा। बंदी ने न्यूनतम कपड़े पहने हुए थे। केवल एक छोटी और संकीर्ण लंगोटी ने उसके पेट के निचले हिस्से को ढक दिया। उनके शरीर पर राख लगी हुई थी। उनके गले में रुद्राक्ष के बीजों से बनी माला लटकी हुई थी। उसके आधे उलझे हुए बालों को एक छोटी में लपेटा गया था और जंग लगे लोहे के त्रिशूल से सजाया गया था। वीरभद्र बंदूकधारियों और रक्षकों सहित 21 लोगों की एक टीम के साथ सुरक्षा प्रमुख के रूप में इस स्थान पर आए थे। वह वहां एक मिशन पर थे। अपने पंथ के सबसे बेहतरीन लोगों में से एक होने के नाते उन्हें दुनिया भर के विभिन्न संगठनों द्वारा विभिन्न मिशनों, गोपनीय या सार्वजनिक, के लिए बुलाया जाता था। लेकिन ये बाकियों से अलग था। वीरभद्र 6 फुट लंबे थे। वह काफी समय पहले जी चुका था। सामान्य जीवन प्रत्याशा 40 वर्ष थी। इसका एक बड़ा हिस्सा सेना को समर्पित था। उसका चेहरा एक औसत आदमी का था, विशेष रूप से अच्छे नैन नक्श वाला नहीं। उनकी सांवली त्वचा नमक और काली मिर्च के सैन्य बाल कटवाने के साथ उनके खुरदुरे लुक में 4 चांद लगा रही थी। उनके दोनों हाथों पर कुछ छोटे और निशान, जो बहुत पुराने नहीं थे, उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों और उनकी तीव्रता की ओर इशारा करते थे। उनकी काली जीन्स, सफेद टी शर्ट और भूरे चमड़े की जैकेट के नीचे उनका कठोर मांसल शरीर स्पष्ट दिख रहा था। उसकी आंखें काली एविएटर चकाचौंध से ढकी हुई थीं। चाहे स्थिति कैसी भी हो, उसे हमेशा जैकेट के अंदर
अपनी कमर पर छिपी अपनी पिस्तौल के बारे में पता रहता था। उसने एक गार्ड को उस आदमी का पर्दाफाश करने और उसके हाथ छुड़ाने का आदेश दिया। उसने अपनी निगाहें हटा लीं। अब उसकी दाहिनी आंख के समानांतर एक निशान दिखाई दे रहा था और उसकी काली काली आंखें उसके सामने वाले आदमी पर टिकी हुई थीं। वीरभद्र एक क्षण तक आश्चर्यचकित रह गए। वीरभद्र और उनके बॉस इस आदमी का इंतजार कर रहे थे, हालांकि उन्हें ठीक से पता नहीं था कि ऐसा क्यों है। वह केवल इतना जानता था कि जिस आदमी को वे खोज रहे थे वह मिल गया है और उससे पूछताछ की जानी है। किस बारे में पूछताछ की गई उन्हें नहीं पता, लेकिन उन्हें यकीन था कि यह कुछ गंभीर मामला है। उसकी अधीरता चरम सीमा पर थी। वह पूरी कहानी जानना चाहता था। वह अंतरतम घेरे में खड़े होने का हकदार था। यदि नहीं तो उन्हें बुलाया ही क्यों गया? उन्होंने सबसे ताकतवर लोगों के साथ काम किया था और उनके तौर तरीकों को अच्छी तरह जानते थे। हालांकि उनका नया आलाकमान अजीब था। वह हर चीज को लेकर चिंतित था, लेकिन फिर भी इसे एक बड़ा रहस्य बनाए रखने में कामयाब रहा। वीरभद्र। जब लॉबी में एक परिचित आवाज में उसका नाम गूंजा तो वह लगभग उछल पड़ा। ये उनके बॉस डॉ श्रीनिवासन थे। हां सर, उसने उत्तर दिया। वीरभद्र ने जिस व्यक्ति को उत्तर दिया वह 4 फीट और 8 इंच लंबा, लगभग 65 वर्ष का था। उसके होंठ गहरे भूरे थे, जिससे पता चलता था कि वह पुराना धूम्रपान करता था। उसके सफेद बाल उसकी खोपड़ी का केवल एक भाग ही ढकते थे। एक और पहलू जिससे उनकी उम्र का पता चला वह था उनका रौबदार रूप। डॉ श्रीनिवासन ने भूरे रंग का मैट सूट और उसके नीचे सफेद शर्ट पहन रखी थी। उसके कॉलर से एक चौड़ी लाल टाई लटकी हुई थी। उन्होंने अपनी आंखों पर अप्रचलित काला चौकोर फ्रेम वाला चश्मा भी पहना था, जिसकी एक डोरी दोनों किनारों से नीचे लटकती थी और उनकी गर्दन के चारों ओर घूमती थी। डॉ श्रीनिवासन की उपस्थिति हास्यास्पद थी, लेकिन उनकी आंखों में अनुशासन झलक रहा था। उनका आचरण सर्वोच्च अधिकारियों का भी ध्यान आकर्षित कर सकता था। वह डिफॉल्ट रूप से बॉस था। वह अपनी मौजूदगी में हर किसी को अपने अधीन होने का एहसास दिला सकते थे। वह तभी तक मजाकिया था जब तक वह शांत था। यह आसानी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह एक निरर्थक व्यक्ति था और अपने काम के प्रति अत्यधिक समर्पित था। डॉ श्रीनिवासन के बाद एक अन्य व्यक्ति डॉ बत्रा थे। उन्होंने डॉ बत्रा को वीरभद्र से मिलवाया और इसके विपरीत भी। उन्होंने हाथ मिलाया। डॉ बत्रा डॉ श्रीनिवासन के सहकर्मी थे, या ऐसा वीरभद्र को लगता था। वीरभद्र ने उसे बहुत खुशमिजाज किस्म का आदमी नहीं समझा। उनका चेहरा चिड़चिड़ा था और वे क्रोधित लग रहे थे। उसने देखा डॉ श्रीनिवासन से भी अधिक शिक्षित। उसकी आंखें थीं एक बुद्धिजीवी के। डॉ बत्रा लगभग 50 वर्ष की आयु के लंबे गोरे व्यक्ति थे और सिख समुदाय से थे। उसकी भूरी आंखें और गोल मटोल चेहरा था। उन्होंने एक औपचारिक मैरून शर्ट और काली पतलून पहनी थी, जो उनके काले चमड़े के जूतों के साथ अच्छी लग रही थी। उनके शरीर की ज्यादातर चर्बी उनके पेट के आसपास उनकी दाढ़ी और मूंछें स्टाइलिश तरीके से ट्रिम की गई थीं। उन्होंने अपनी दाहिनी कलाई पर एक धातु का कड़ा, चूड़ी और बाईं ओर रोमन अंकों वाली एक क्लासिक घड़ी पहनी थी। क्या वह वही है? डॉ श्रीनिवासन ने अपनी भारी आवाज और दक्षिण भारतीय लहजे में पूछा। वीरभद्र ने तेलुगु में उत्तर दिया, आउनु सर, और इसे सुधारा तुरंत। मेरा मतलब है, हां सर। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? उसे पूछताछ कक्ष में ले जाओ। रक्षकों ने बंदी को खींचते हुए और उसके चारों ओर अपनी स्थिति बनाए रखते हुए वीरभद्र का पीछा किया। वे एल आकार के गलियारे में दाखिल हुए। डॉ श्रीनिवासन सीधे आगे चले और वीरभद्र उनके पीछे पीछे चले। मार्ग बाईं ओर एक सादी दीवार और दाहिनी ओर कुछ दरवाजों के बीच में फंसा हुआ था, जिसके आगे एक अंतिम छोर था, जिसके ठीक पहले बाईं ओर एक रास्ता था। वे 2 व्यक्तियों की सुरक्षा में दीवार के अंतिम छोर तक पहुंचे। वीरभद्र को अभी भी पता नहीं था कि यह आदमी क्या है के बारे में पूछताछ की। जिस कमरे में वे दाखिल हुए वह लगभग 12 फीट ऊंचा था और बाकी गुंबद की तरह ही आलीशान और शानदार सजावट से सजाया गया था। स्टेनलेस स्टील से बनी एक कुर्सी, जिसमें एक फुटरेस्ट लगा हुआ है, लोहे की छड़ें उसके बैकरेस्ट के रूप में काम करती हैं।
एक काले चमड़े की सीट और आर्मरेस्ट में हथकड़ी लगी हुई हैं। कमरे में एकमात्र फर्नीचर था। यह एक प्रयोगशाला थी या ऐसा लगता था। कुर्सी के चारों ओर कई पॉलिश की हुई लकड़ी की मेजें थीं। प्रत्येक टेबल पर एक कंप्यूटर स्क्रीन थी। सुविधा केंद्र में छत से एक प्रोजेक्टर भी लटका हुआ था और प्रोजेक्टर के सामने की दीवार पर एक सफेद स्क्रीन लगी हुई थी। बंदी केंद्र में बैठेगा और पूछताछ करता उससे पूछताछ करेगा और धीरे धीरे उस व्यक्ति को घसीटा गया, केंद्रीय सीट पर धकेल दिया गया और उपलब्ध प्रावधानों का उपयोग करके गार्डों द्वारा उसे बांध दिया गया। उनकी कमर, सिर और पैरों को चमड़े की बेल्ट का उपयोग करके कुर्सी से बांधा गया था। अब उसकी उंगलियां ही एकमात्र चलने योग्य अंग थीं उसके शरीर का। इस दौरान वीरभद्र चुपचाप बैठे कैमरों को देख रहे थे। वह समझ गया कि न केवल बंदी बल्कि कमरे में मौजूद बाकी सभी लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। सुबह के करीब 11 बजे थे जब उस आदमी को धीरे धीरे होश आने लगा। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके चेहरे पर लगे सफेद रंग को गीले टिश्यू से साफ कर रहा है। उसने किसी को अपने बारे में बात करते हुए सुना। बातचीत एक अघोरी के रूप में उनकी पहचान के बारे में थी। वह बहुत अजीब लग रहा है। यह कैसा अप्रिय रूप है, एक लड़की ने चिल्लाकर कहा। मैं जानता हूं वह कौन है, एक आत्मविश्वास से भरे पुरुष स्वर ने उत्तर दिया। इस अजीब का परिचय देने से पहले सबसे पहली बात, आप कौन हैं? लड़की से पूछा। अभिलाष, आदमी ने तुरंत उत्तर दिया। और आप उसे कैसे जानते हैं? लड़की ने पूछा। मैं उसे नहीं जानता या वह कौन है, मुझे पता है वह क्या है। वह है एक अघोरी। अघोरी? लड़की ने आश्चर्य से पूछा, जैसे उसने यह शब्द पहली बार सुना हो। अघोरी, यह शब्द ही रूह कंपा देने के लिए काफी है। भारत और नेपाल के हर गांव में अघोरियों के बारे में कहानियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास प्रकृति पर असीमित शक्तियां हैं। वे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, वस्तुओं को भौतिक बना सकते हैं, मानव मांस और मल खाते हैं और अत्यधिक अशुद्धता में रहते हैं। कभी कभी पूरी तरह से नग्न रहते हैं। अघोरी शुद्ध और अशुद्ध के बीच किसी भी द्वंद्व को मिटाने और मन की अद्वैत स्थिति को प्राप्त करने के अपने आग्रह में लाशों के साथ संभोग करने जैसी भयानक प्रथाओं में भी शामिल होते हैं। वे जुनूनी रूप से कुरूप, अशुद्ध और अपनी आत्मखोज की प्रक्रिया में सामाजिक वर्जनाओं में। वे शराब पीते हैं, नशीली दवाएं लेते हैं और मांस खाते हैं। कोई भी चीज वर्जित नहीं मानी जाती। लेकिन जो बात उनकी प्राचीन परंपराओं को विचित्र बनाती है वह यह है कि उनके मंदिर श्मशान हैं। उनके कपड़े मृतकों से, जलाऊ लकड़ी अंतिम संस्कार की चिताओं से और भोजन नदी से आता है। जब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो वे मृतकों की राख में खुद को लपेटते हैं और मृतकों का ध्यान करते हैं। अघोरी मानव खोपड़ी से बने कटोरे से भीख मांगकर जीवित रहते हैं। फिर भी अघोरी जीवन का सबसे चौंकाने वाला पहलू उनका नरभक्षण है। लाशें जो या तो किसी नदी जैसे गंगा से निकाली जा सकती हैं या श्मशान घाट से प्राप्त की जा सकती हैं, उन्हें कच्ची और खुली आंच पर पकाकर खाया जाता है, क्योंकि अघोरियों का मानना है कि जिसे अन्य लोग मृत आदमी मानते हैं वह वास्तव में है कुछ भी नहीं बल्कि प्राकृतिक पदार्थ है जो उस जीवन शक्ति से रहित है जो इसमें एक बार निहित था। इसलिए जबकि आम लोगों के लिए नरभक्षण को आदिम, बर्बर और अशुद्ध के रूप में देखा जा सकता है, अघोरियों के लिए यह साधन संपन्न भी है और ऐसी वर्जनाओं पर रखी गई सामान्य रूढ़ियों को एक आध्यात्मिक पुष्टि में बदल देता है कि वास्तव में कुछ भी अपवित्र नहीं है या ईश्वर से अलग नहीं है, जो है सब में और सब में होने का स्वागत किया। वास्तव में अघोरी इसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं जो यह पता लगाने की कोशिश करता है कि पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में कैसे परिवर्तित होता है। उत्तर भारत की सड़कों पर कई अघोरियों को अपनी खोपड़ी के कप के साथ घूमते हुए देखा जा सकता है। वे अपने बालों को काटने की आवश्यकता के बारे में चिंता किए बिना उन्हें काफी लंबे समय तक बढ़ने देते हैं। वे भय और पूर्वाग्रहों पर विजय पाने और अद्वैत की अंतिम स्थिति को प्राप्त करने के लिए शरीर का उपयोग करने के शुद्ध, गैर भेदभावपूर्ण मार्ग का पालन करते हैं।
अब सदियों से वे अपनी अद्भुत कला से दुनिया भर के लोगों को मंत्रमुग्ध करते रहे हैं और रहस्यमय जीवन शैली। अघोरियों के इतिहास का पता लगाने पर यह पता चल सकता है, सबसे पहले अघोरी जिन्होंने भावी अघोरियों का जीवन कीनाराम थे। शहरी किंवदंती के अनुसार वह 150 वर्ष तक जीवित रहे और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अघोरियों का मानना है कि शिव पूर्ण और सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हैं। उनके अनुसार इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है वह शिव के कारण ही होता है। महिला देवताओं में काली उनके लिए सबसे पवित्र रूप है। बातचीत में एक और आवाज ने हस्तक्षेप किया। इस बार आवाज उस आदमी के बहुत करीब थी। बातचीत में शामिल होते हुए डॉ बत्रा ने कहा, अघोरियों का दावा है कि उनके पास आज की सबसे घातक बीमारियों, यहां तक कि एड्स और कैंसर का भी इलाज है। ये औषधियां, जिन्हें वे मानव तेल कहते हैं, किसी शव के दाह संस्कार के बाद जलती हुई चिता से एकत्र की जाती हैं। हालांकि इनका वैज्ञानिक परीक्षण नहीं किया गया है, लेकिन अघोरियों के अनुसार ये अत्यधिक प्रभावी हैं। बंदी को यह आभास हो गया कि डॉ बत्रा अघोरियों पर अपने ज्ञान का प्रकाश डाल रहे हैं। उसके हाथ में एक सिरिंज इंजेक्ट करना। बर्फ से ढके पहाड़ों और गर्म रेगिस्तानों से लेकर बाघों से भरे जंगलों तक अघोरियों को उन जगहों पर रहने के लिए जाना जाता है जहां कोई अन्य इंसान जीवित नहीं रहता है। अभिलाष ने आगे कहा, अघोरियों के लिए कुछ भी अशुद्ध या बुरा या गंदा नहीं है। उनके अनुसार यदि आप सबसे विकृत कार्य करते हुए भी ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हैं, तो आप ईश्वर के साथ एकाकार हो जाते हैं। इससे बहुसंख्यक आबादी की हिम्मत खत्म हो जाएगी। कब्रिस्तान में एक शव पर बैठकर ध्यान करने की। अघोरियों का मानना है कि हर कोई अघोरी पैदा होता है। एक नवजात शिशु अपने मल, गंदगी और खिलौनों में अंतर नहीं कर पाता और हर चीज से खेलता है। वह उनमें अंतर तभी करना शुरू करता है जब उसके माता पिता और समाज उसे ऐसा करने के लिए कहते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और विकल्प चुनता है,